अस्सलाम वालेकुम। आपको बताना था कि आप लोगों की भरपूर ख्वाहिश पर एक बोल्ड नावल मैंने अपलोड करना स्टार्ट किया है अपने न्यूज़ चैनल पर। नावल का नाम है मेरे सितमगर और ये अपलोड हो रहा है, तो इस चैनल की कम्युनिटी पे इसकी वीडियो सहारे करती हूँ। तो आप प्लीज़ अपना प्यार वहाँ पर चाक कर दिखाएं। इस नावल को एक बार आप सुने। बहुत ही ज़बरदस्त बोल्ड में रोमांटिक नावल है, आप सबकी ख्वाहिशात के एन मुताबिक। इसमें रोमांस है, इसमें बोल्डन्स है, साथ ही साथ इसमें सब कुछ है जो आपको चाहिए। तो जिन लोगों को रोमांस एंड बोल्डन्सेस पसंद नहीं है तो प्लीज़ आप इस नावल को स्किप कर दीजिएगा। और जो लोग इस नावल के वेगत में थे तो वो जाकर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नावल को लिखे एंड सहारे भी करें। शुक्रिया। कम्युनिटी पोस्ट चेक क्या करें, इसमें मैं सहारे करती हूँ। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली वो नावल वहाँ से मिल जाएगा। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद था, इसलिए मेरी हर ख्वाहिश पूरी की गई। मैं बचपन से ही जिस चीज़ पे हाथ रखता था वो मुझे मिल जाती थी। मेरे वालिदैन ने मेरी हर बात मानना, हर ख्वाहिश पूरी करना जैसे खुद पे फ़र्ज़ कर लिया था। वक्त के साथ साथ मुझे हर बात मनवाने की आदत हो गई थी और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया इस आदत में पख्तगी आती गई। अब अगर मेरे वालिदैन मुझे किसी गलत बात पर टोकते, मेरी कोई फरमाइश ये कहकर पूरी नहीं करते कि ये चीज़ मेरे हक में ठीक नहीं है, तो मैं लगाकर बैठ जाता और जब तक मेरी बात ना मानी जाती मैं खाना तक। अब मेरे वालिदैन परेशान रहने लगे थे और सोचते थे कि उन्होंने मुझे लाड में बिगाड़ दिया है, जो मेरी चीज़ मेरे लिए भला भी नहीं होती। मैं फिर भी उसकी जद गाकर बैठ जाता हूँ, लेकिन उन्हें ये सोच बहुत देर बाद आई थी। अब जब पानी सिर से गुजर चुका था, जवानी में कदम रखने तक मैं अच्छा खासा खुद सर बन चुका था। पढ़ाई मुकम्मल हुई तो बाबा चाहते थे मैं उनके साथ बिजनेस को देखो। मैंने उनसे कहा कि अभी तो वो सब कामों को देख रहे हैं, मुझे मेरी लाइफ को एंजॉय करने दें। मैं सारा दिन दोस्तों के साथ वक्त बर्बाद करता रहता। इन्हीं दिनों मेरे एक दोस्त की शादी हो गई थी। उसकी शादी पे जैसे ही पहुंचा, हाल में दाखिल होते ही एक लड़की मुझसे बुरी तरह टकरा गई। इसके हाथ में फूलों की प्लेट थी जो छोड़कर नीचे गिर गई। वो इस कदर हुसैन थी कि मेरे अरद गर्द होने वाले और लोगों की मौजूदगी को भलाई उसे देखने लगा। इंदेह नज़र नहीं आता आपको कि मैं सामने से आ रही हूँ। वो लड़की अपनी गलती को मुझ पर थोपते हुए मेरी क्लास लेने लगी थी। अरे मैं कहाँ टकराया हूँ, टकराई तो आप हैं। मैंने फुर्सत से उसे देखते हुए याद दिलाया कि टकराई वो थी। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम जैसे लड़कों को अब ऐसे क्या देख रहे हो? क्या पहली बार लड़की देख रहे हो? वो मेरे मुसलसल देखने पर अब गुस्सा करने लगी थी। लड़की तो पहली बार नहीं देख रहा, हाँ ऐसा हुस्न पहले ही बार देखने को मिला है। मैं उसकी बात के जवाब में बोला तो गुस्से से उसके रखसार मजीद लाल पड़ने लगे। अच्छा छोड़ा इंसान, वो मना बगाड़ते हुए ये वहां से जा चुकी थी, जबकि मैं इसकी इस अदा पे अभी तक वहां खड़ा मुस्कुरा रहा था। जब मेरे दोस्तियान ने मेरी आंखों के सामने लहराए हुए पूछा, भाई तुम कहाँ गुम हो गई? मेरे दोस्त मेरी तरफ मतवजा हो चुके थे। कहीं नहीं, बस यही हूँ। तुम लोगों के पास मैंने इस लड़की से निगाहें हटाईं और दूसरों की तरफ रुख किया, इन्हें जवाब दे गया। फिर यूं हुआ कि मेहंदी की रस्में शुरू हो गई तो मुझे पता चला हुआ लड़की दुल्हन की दोस्त है। अब मैंने अपने दोस्त वजीफा जिसकी शादी हो रही थी इसके सामने अपना हाल दिन क्या कि वो भाभी से बात करके इस लड़की का कॉन्टेक्ट नंबर लेके दें ताकि मैं उसे कर सकूं। मेरी दोस्त की शादी हो चुकी थी और तमाम शादी में मेरी निगाहें इस माँ चुपैन पे ही लगी रही। लेकिन शादी के बाद मैंने खुद उनकी दोस्त के मुतालिक भाभी से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि अलेज़ा की मंगनी हो चुकी है और बहुत जल्द उसकी शादी भी होने वाली है। मेरे दिल को तो जैसे गहरा सदमा पहुंचा था, लेकिन अब मैं इसे किसी और का कैसे वो नहीं दे सकता था। मैंने भाभी को मना कर अलेसा का कॉन्टेक्ट नंबर इनसे ले लिया था और जब मैंने इसे क्या तो वो बुरी तरह भड़क उठी थी। देखे मिस्टर, मुझे मेरी दोस्त ने सारी बात
बता दी है कि आपने उनसे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर क्यों लिया है, लेकिन मेरी मंगनी हो चुकी है और बहुत जल्द मैं उसे शादी भी करने वाली हूँ, लिहाजा बेहनारी होगा कि मेरा ख्याल दिल से निकाल, मुझसे कॉन्टैक्ट मत कीजिएगा। इसने गुस्से से मुझे करने से मना कर दिया था कि मैं दोबारा न करूं, लेकिन इसकी बातें सुनकर मेरा जुनून बढ़ गया था। वो महज प्यार नहीं थी बल्कि जद बन चुकी थी कि वो मुझे ठिकरा गई थी, जिसकी कभी कोई बात नहीं ठिकराई गई थी। मैंने इससे फिर राब्ते की कोशिश की, लेकिन वो मेरा नंबर ब्लॉक कर चुकी थी। मैं खासा परेशान रहने लगा था। मेरी मामा भी मेरी हालत देखकर बहुत परेशान हो गई थी। उन्होंने मुझसे परेशानी की वजह पूछी तो मैंने सारी बात साफ साफ कह दी कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। मामा तो बहुत खुश हो गई थीं। उन्होंने मुझसे एड्रेस मांगा कि वो वहाँ रिश्ता लेकर जाएंगी और इन्हें मना लेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। इन्होंने मामा को भी इनकार दिया था और मामा की मन्नत पे किसी काम नहीं आई थी। क्रिस उन्हें भी आखिर में बेइज्जत करके घर से निकाल दिया गया था। मैं वो था कि जिसकी आज तक कोई ख्वाहिशात अधूरी नहीं रही थीं। फिर ये कैसे रह सकती है? अब तो मेरे अंदर एक आग भड़क उठी थी। मैंने अलीज़ा को अगवा करने की ठान ली थी। और फिर ऐसा ही क्या, एक रोज़ मैंने उसे बाहर से, जब वो अपनी किसी दोस्त की तरफ जा रही थी, मौके से फ़ायदा उठाकर अगवा कर लिया। मैं उसे एक दोस्त के बंगले पर लेकर गया जो उन दोनों खाली था। वो दहाइयाँ देती रही कि मैं उसे छोड़ दूं, लेकिन मुझ पे तो जैसे अपनी बेइज्जती का बदला लेने का बहुत सवार हो गया था। मैं उसे इस बंगले में ले गया और फिर वेश्यों की तरह इस पर टूट पड़ा। इसने मेरी मनते की मेरी सामने हाथ जोड़े, लेकिन मैंने उसकी कोई बात न सुनी। वो वहाँ बैठे सिसक रही थी कि मैंने उसके दामन को दागदार कर दिया था। घटिया इंसान, ये थी तुम्हारी मोहब्बत। मुझे तुमने कहीं मना दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। वो एकदम ही गुस्से से उठी और मुझ पर चलाने लगी। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, जा खुदा तुझे भी बर्बाद करें। जब इसने ये बात की तो उसकी सुनकर मैं भी गुस्से से पागल हो गया था। अभी भी तुम्हारी जबान कैसे चल रही है? रख, तुझे अभी बताता हूँ। अपनी हौस पूरी करने के बाद भी मुझे सुकून न मिला तो मैं गुस्से में होश खोता इस पर फिर से जुल्म ढाने लगा, और जब हर तरह से अपना बदला वसूल कर लिया तो उसे जबरदस्ती गाड़ी में डालकर वहां से चल पड़ा। मैं उसे बीच रास्ते एक सुनसान सड़क पर उतार कर घर आ गया। इस वाक़ये के बाद मुझे कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि मैं बचपन से ही अपनी हर बात मनवाने का आती था। और जब अलीज़ा ने मेरी बात ना मानी तो मेरी मोहब्बत शुद्ध में बदल गई, और फिर मैं वो कर गया जो नहीं करना चाहिए था। शब व रोज़ गुजरते गए। मामा ने मेरे लिए अपनी पसंद की लड़की देखी और जल्द ही मैंने शादी भी कर ली। शादी के बाद में और माहीन बहुत खुश थे। अब मैंने बाबा का बिजनेस भी संभाल लिया था। हमारे रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग थी और जिंदगी का ये सफ़र खूबसूरती से गुजर रहा था। जब एक रोज़ मैं ऑफिस से घर लौटा तो मुझे अपने कमरे से हंसने और बातें करने की आवाज़ों ने चौंका दिया। मैंने दरवाज़ा खोला तो कमरे में माहिरीन के साथ एक मर्द भी मौजूद था, जिससे वो हंस हंस कर बातें कर रही थीं। ये मेरा कज़म है, मुझसे मिलने आया था, और तैमूर ये है मेरे शौहर साहिल, जिनसे मिलने का तुम्हें इश्तियाक था। माहिर ने दोनों का तारुफ करवाया। माहिर खुश थी। मैं अंदर ही अंदर करने लगा कि माहिरीन कैसे किसी को अपने बेडरूम तक ला सकती है। रात के खाने के बाद इसका कज़न जा चुका था। अब हम दोनों मियाँ बीवी अपने कमरे में ही मौजूद थे। माही, तुम अपने कज़न को बेडरूम, मैं क्यों लाई थी लाउंज ड्राइंग रूम, और कहीं भी तो बैठाया जा सकता था। अब मैंने माहिरीन से शिकवा किया था कि वो गलती पर थी। मुझे तुम क्या टिपिकल मर्द हो जैसे सवाल कर रहे हो? तैमूर मेरा कज़न था, अगर जहाँ बैठा लिया तो क्या हुआ? माहिरीन ने पलट कर जवाब दिया तो मैं उसका जवाब सुनकर हैरान ही रह गया था कि माहिरीन को क्या हो गया है। भले ही वो तुम्हारा कज़न होगा, मगर शौहर नहीं था जिसे तुम अपने बेडरूम में बैठाकर यूं हंस हंस कर बातें कर रही थीं। इसका जवाब कर मैं तेश में आ गया था
प्लीज साहिर, अपनी सोच को बदलूं जरा, माहरीन ने तंज भरे लहजे में कहा। तो मैं उसके बदले रूप को देखकर मजीद हैरान हुआ। मैं अपनी सोच को तो हरगिज नहीं बदल सकता। हाँ, तुम्हारे हक में मुअत्तर यही है कि सोच को जरा तुम बदलो। में अब इससे ऊंची आवाज में बात कर रहा था। तो फिर मैं भी नहीं बदल सकती। वो मेरा किजन है, आता जाता रहेगा और जहाँ चाहेगा बैठेगा। माहरीन भी कहाँ खामोश रह पाई थी। अच्छा, तो फिर ऐसा करते हैं ना कि तुम्हें तुम्हारे इस कोजन के पास हमेशा हमेशा के लिए भेज देते हैं। मुझसे ऐसी ज़बान दराजियाँ कहाँ बर्दाश्त होती थीं। कहाँ बर्दाश्त करता था कि कोई मेरी बात न माने और अपनी ही बात पर उड़ा रहे। बस माहीन का बोलना उसका जुर्म बन गया और मैंने वहीं खड़े खड़े उसे तलाक दे दी। माहरीन तो मन्नत पर हाथ रखें साकित खड़ी रह गई। हमारा रिश्ता टूट चुका था। माहीन रोते रोते अपनी पैकिंग कर चुकी थी और वो अपने मेके वापस चली गई थी। मैं भी गुस्से से बाहर निकल गया और सोचने लगा कि मैंने क्या कर दिया है। मगर अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चग गईं। खेत में ऐसे ही सड़कों पे बेमकसद गाड़ी दौड़ा रहा था। ट्रैफिक पे गाड़ी रखी तो अपने बाएं जानब फुटपाथ पे मुझे एक लड़की बैठी दिखाई दी। मेरी नज़र तो यूं ही इस लड़की पर पड़ गई थी, मगर अब मैं मुसलसल उसे ही देख रहा था जो पुराने से कपड़ों में मलबूस थी और बाल उलझे बिखर रहे थे, जैसे उसने कब से बालों में कंघी नहीं की थी। शाम का वक्त था जब हर तरफ मुल्क जहां अंधेरा फैला हुआ था। फुटपाथ के किनारे बैठे इस लड़की को चंद लड़के तंग कर रहे थे। वो लड़के इस लड़की के सामने जमीन पर खाना गरा रहे थे। वो भूख के मारे नीचे से उठा उठाकर खाती जा रही थी। मैं कब से इस लड़की को पहचानने की कोशिश कर रहा था और आखिरकार पहचान ही लिया। वो अलीज़ा ही तो थी। मैंने सिग्नल चंगे होते ही गाड़ी आगे बढ़ाई और फिर सड़क किनारे जाकर रोक दें सिर आपसे गाड़ी से बाहर आया और इस तरफ भागा जहां वो लड़की बैठी थी। लड़कों को मैंने डांट कर भगा दिया और जैसे ही अलीज़ा के रूबरू बैठा तो उसका जायजा लेते हुए मुझे अंदाज़ा हवा कि वो माँ बनने वाली है। वो मुझे देखकर खौफजदा हो गई थी और वहां से भागने की कोशिश की कि मैं उसे बाजू से पकड़कर अपनी गाड़ी की तरफ ले आया। अलेसा के दिमाग में भी गए दिनों का अक्स लहरिया, जब पहले भी मैं ऐसे योमिया खींचकर गाड़ी में बैठायल इस बंगले पर ले गया था और उसकी जिंदगी बर्बाद करती। तुम वही हो ना जिसने मुझे इस नौबत तक पहुंचाया। गाड़ी रोको, मुझे नीचे उतरना है। वो रोते हुए बोली। मैंने आज भी उसकी एक न सुनी। ये बच्चा किसका है? मैंने उसका जायजा लेते हुए दरियाफ्त किया। एक तरीन देगा जो इस वक्त मेरे साथ बैठा है। अली साहब फिर से रोने लगी थी, जबकि मैं तो ये खबर सुनकर साकेत ही रह गया था। मेरे घर वालों ने मुझे दूध काट दिया था और तुम्हारी वजह से मौजिज़ दौर बदर हूँ वो मजीद मेरा जुर्म मेरे सामने खुल गई थी कि शायद मुझे शर्मिंदगी आन घरे। मुझे माफ़ कर दो अलीज़ा, मैं पागल हो गया था, बहुत गलत किया था तुम्हारे साथ, मगर अब मजीद गलत नहीं होने दूंगा। मैं उसके सामने हाथ बांधे अपने जुर्म का एतराफ़ करने के बाद माफ़ी मांग रहा था। माहरीन की बेवफाई ने मुझे तोड़ दिया था और अभी मैं हाजी के साथ हैमी आवाज़ में इससे माफ़ी का तलबगार था जो कुछ मैंने अलीज़ा के साथ किया था। इसके बाद वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, मगर मैंने माफ़िया मांग कर इसे नर्म लहजा अख्तियार करने पर मजबूर कर दिया और साथ ही मैंने अलीज़ा को अपना इस बच्चे को जो मेरा ही था अपना नाम देने की बात की तो उसका गुस्सा और नफ़रत अपनी जगह, मगर उसने बच्चे के लिए मेरी बात मान ली थी। मैंने उसे अपने एक अलहदा फ्लैट में मुंतकिल कर दिया था और उसके गुस्से और नफ़रत के बावजूद उसका ख्याल रखने लगा। कैसे ही शायद मुझे अपनी जुर्म की माफ़ी मिल जाए। मैंने उसके लिए शॉपिंग की और फिर चल ही उसकी हाँ बेटा पैदा हुआ, जिसके थोड़े अरसे बाद ही मैंने उससे शादी कर ली और उसे अपने घर ले आया। वक्त के साथ साथ जख्म भर तो गई, लेकिन मुझे आज भी अपनी इस हरकत पर पशेमानी और पछतावा है, क्योंकि अलीज़ा और अपने बेटे की हर ख्वाहिश पूरी करने के बाद भी मुझे
अलीज़ा की आंखों से वो दर्द कम होता दिखाई नहीं देता। अगर मैंने आज तक कोशिश जारी रखी है कि शायद कभी तो मुझे मेरे कई की माफ़ी मिल जाए, अब मैं अपने बेटे की हर ख्वाहिश पूरी करता हूँ, लेकिन साथ ही उसके ज़हन में ये बात भी डाल रहा हूँ, इसे सिखाता और बताता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि इंसान की हर ख्वाहिश पूरी हो। कुछ ख्वाहिशात हम ज़बरदस्त में आकर पूरी तो कर लेते हैं, लेकिन इसका खमियाजा ताउन झेलना पड़ता है। और मैं सोचता हूँ कि मेरा बेटा ज़िंदगी मैं अपने बाप की गलती को न दोहराए, इसलिए मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने के बावजूद कुछ ख्वाहिशात को अधूरा छोड़ देता हूँ, ताकि इसकी शख्सियत में आजिज़ी आए ना कि बाप की तरह दिद्दीपन जो कहीं मेरी तरह इसकी तमाम उम्र पछतावे की नज़र न कर दें। प्यारे दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि हर ख्वाहिश पूरी हो, कुछ ख्वाहिशात का पूरा न होना ही हमारे हक में अच्छा होता है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।